सो क्लास, ठीक है। फिर आज हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो विल टेल मी कि मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, बताओ। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? एडवेंट ऑफ यूरोप से शुरू होती है। वैसे हम देखते हैं कि इंडिया में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो औरंगजेब की डेथ के बाद से स्टार्ट होती है, 1707 से स्टार्ट होती है। समझ में आ गया? औरंगजेब वाज द लास्ट ग्रेट मुगल, ठीक है, लास्ट ग्रेट मुगल। और औरंगजेब के बाद जो है लेटर मुगल्स आएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि औरंगजेब के बाद से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। नाउ सबसे पहली बात यह है कि हम उसको मॉडर्न क्यों बोल रहे हैं, हम मॉडर्न हिस्ट्री को हम मॉडर्न क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि जो मॉडर्न है? मतलब क्या चीज हुई थी उसमें? हम ऐसा क्यों देख रहे हैं कि वहां पर कुछ मॉडर्न हुआ है? औरंगजेब की डेथ के बाद कुछ मॉडर्न क्या हुआ? जैसे कि इन्वेंशन नई चीजों का। देखो, हमने देखा जो मेडिवल इंडिया था, ठीक है, चाहे वो तुम्हारे मुगल्स रही हो, जो भी डायनेस्टीज रही हो, समझ में आ गया, ठीक है ना। वहां पर हम देखते हैं कि सामंतवादी परंपरा, फ्यूडलिज्म, समझ में आ गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो थी, मेरी बात समझी, ठीक है ना। मतलब ये है कि उनके फ्यूडल लॉर्ड्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स के सर्व्स थे, समझ में आ गया, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। प्लस हम देखेंगे राजा, ठीक है, उसकी प्रजा, ये सब जितना भी चीजें हैं ये सब का सब हमारा मिडिवल में आता है। मेरी बात में हुआ क्या कि औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो गया। क्या हो गया? वो कोलैप्स हो गया, या हम कह सकते हैं कि कोलैप्स होने लगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या हुआ कि जो लेटर मुगल्स थे वो अपनी मुगल्स की जो पहले के जो ग्रेट मुगल्स थे उनकी ग्रेटनेस को आगे कैरी नहीं कर पाए, और हम देखेंगे क्या हुआ कि जो है एम्पायर डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हुई। मेरी बात समझ में गई? डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ हम देखेंगे जो यूरोपियंस थे, हालांकि यूरोपियंस तो बहुत पहले से इंडिया में आ चुके थे, समझ में आ गया। 1498 में जब इंडिया में मिडिवल पीरियड था, और नॉर्थ इंडिया में जब आप बोलेंगे लोधी डायनेस्टी थी, तो मिडिवल है ना, ठीक है। 1498 में वास्को ड गामा जो कि एक पोर्चुगीज था वो इंडिया में आया था। तो अगर हम देखेंगे तो ये तो मिडिवल पीरियड में आ रहे हैं, मेरी बात समझ में। अगर हम ब्रिटिश की बात करेंगे, ठीक है, तो ब्रिटिश तुम्हारा जो है जहांगीर के टाइम पे इंडिया में आए, और वो भी कौन सा फेज है? मिडिवल इंडिया है, समझ में आ गया। लेकिन ध्यान देना, तब ये सिर्फ और सिर्फ महज एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इन्होंने ये काम कर रहे थे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है। इंडिया में जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, ठीक है, पोर्चुगीज, डच, डेन्स, फ्रेंच, इंग्लिश, समझ में आ गया। ये सारे के सारे जो है ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में काम कर रही थी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है। इन सब की अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हम बोलेंगे पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे करके सबकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इंडिया के साथ सिर्फ ट्रेड कर रही है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो इनका मकसद जो है इंडिया के साथ ट्रेड करना था। बात मेरी समझ में आ गई? ठीक है ना। हालांकि इन्होंने बीच में कोशिश की एक इंपीरियलिज्म पॉलिसी को डेवलप करने की, बट क्योंकि उस समय, ठीक है, मिडिवल पीरियड में हम देखेंगे कि साम्राज्य के जो लोग थे वो बहुत शक्तिशाली थे। जैसे हम देखेंगे कि मुगल एरा था, ठीक है ना, अरब जो तुम्हारे जो ग्रेट मुगल्स थे उनके टाइम पे भी उन्होंने कोशिश की थी, बट ये सक्सेस इनको सक्सेस नहीं मिली। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। जैसे हम देखेंगे कि औरंगजेब के टाइम पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, क्या हुआ कि इनके शिप्स को पकड़ लिया, मुगल्स के शिप्स को पकड़ लिया। मेरी बात समझ गई? लेकिन औरंगजेब बहुत बड़ा रूलर था, तो उसने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट से उसने क्या किया, जितने भी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश की, उसने जो है सबको कैप्चर कर दिया, और उसके बाद वो गिड़गिड़ाते हुए जो है माफी मांगने लगे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, हमें माफ कर दो।
मेरी बात समझ गई? तो इसका मतलब हम देखेंगे कि इन्होंने शुरुआत तो कर दी थी लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिली थी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है ना? तो ध्यान देना, यहां पर इन्होंने जो है मेन इनका मकसद था ट्रेड, और ऑब्वियसली बात है ट्रेड से ये क्या है, इनको प्रॉफिट मिल रहा था। और ऑब्वियसली बात है क्योंकि भारत का सामान जब बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और इंटरनेशनल मार्केट में हम देखेंगे इंडिया का दबदबा था, अच्छा खासा दबदबा था। मुगल एम्पायर जहांगीर के टाइम पे हम देखेंगे कि सूरत एक इंटरनेशनल पोर्ट बन चुका था, समझ में आ गया। और इसलिए हम देखते हैं कि सूरत में ब्रिटिश लोग जो है काफ़ी जो है अपनी फैक्ट्रीज डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल पोर्ट हम देखते हैं जब होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी दुनिया में डिमांड बढ़ेगी। इज इट क्लियर? तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इंडिया में सेटअप हो चुकी थी, ठीक है, अपने मुनाफे के लिए ट्रेड कर रही थी, लेकिन हम देखेंगे उस समय जो है इंडिया में बड़ी बड़ी पावर्स थी। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे हम देखेंगे नॉर्थ में तुम्हारे मुगल्स हैं, फिर कहीं तुम्हारे जो है नवाब्स हैं, इज इट क्लियर? ठीक है, पैसे करते करते हम देखेंगे साउथ डेक्कन में तुम्हारे शिवाजी महाराज मराठेज हैं, तो ये अपना जो है प्रॉपर्ली उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। तो वो उतने अच्छे ढंग से इंडिया को कैप्चर नहीं कर पाए जो वो सोच रहे थे। आए तो थे ये ट्रेड करने के लिए, लेकिन जो है इनके मन में ये इच्छा थी कि हम यहाँ की सुपर पावर बने, और इस चीज के लिए ये सारे के सारे आपस में लड़ रहे थे। समझ में आ गया? लेकिन ये लड़ रहे थे बट इंडिया को एज सच इतना ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि इंडिया में अभी भी सेंट्रलाइजिंग पावर थी नॉर्थ, डेक्कन और साउथ में। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है। और हम देखेंगे फिर इन लोगों ने जो है अलग अलग जगह पे अपनी जो है फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की। क्या स्टैब्लिश की? फैक्ट्रीज। समझ में आ गया? जैसे हम देखेंगे ब्रिटिश ने फैक्ट्री पहले कहाँ स्टार्ट की? सूरत में स्टार्ट की, ठीक है। तो फैक्ट्रीज इन्होंने स्टैब्लिश की, अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग जगह पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहां पर जो है फैक्ट्रीज का मतलब जो है इंडस्ट्रियल फैक्ट्री नहीं है। सबसे पहली बात बताऊंगा तो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज नहीं है, या अगर हम बोलेंगे कारखाना, ठीक है ना, ये कारखाना नहीं है। इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में कुछ भी नहीं बन रहा है, पहली बात मैं बताऊं तुम्हें। इज इट क्लियर? हम बोलते ना कि जो है इन्होंने जो है पोर्चुगीज ने अपनी फैक्ट्रियां चली, तो फैक्ट्री मतलब इंडस्ट्रियल फैक्ट्री नहीं है। समझ आ गया? कारखाना नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग जो है, आप बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है कुछ भी। अब तुम बोलोगे तो सर फिर ये फैक्ट्रीज क्या है? ध्यान देना, ये फैक्ट्रीज वो हैं जहां पर यूरोपियन फैक्टर्स रहा करते थे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? यूरोपियन फैक्टर्स रहा करते थे। अब तुम बोलोगे सर यूरोपियन फैक्टर्स ये क्या बला है? जैसे मान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुझे जो है इंडिया में सर्व करने के लिए भेजा, समझ में आ गया? ठीक है ना। अब बेसिकली क्या होगा, सपोज करो सूरत है, सपोज सूरत है, तो सूरत में जो है क्या होगा कि वहां पर मैं सामान लेकर के और तब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, ब्रिटिश एक्सपोर्ट करेंगे। मेरी बात से ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब लेकिन मेरी जो पोस्टिंग कर दी है अंग्रेजों ने, कहां पर? सूरत में पोस्टिंग कर दी। अब क्या होता है, क्योंकि अब तुम इसमें ज्यादा डीप में मत जाना, शुरुआत में जो है ये रहते हैं राइटर्स, मतलब शुरुआत में मेरी पोस्टिंग होगी राइटर्स के रूप में। ये तुम्हारा लीगल हिस्ट्री है बट तुम्हें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में जो मेरी पोस्टिंग होगी, समझ में आ गया, छोटे उसमें राइटर्स के रूप में होगी। मैं एक राइटर होऊंगा, मतलब लिखना नहीं, मतलब उनको बोलते थे राइटर्स। समझ में आ रहा है? कुछ समय बाद जो है करते 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 मुझे जब काफी साल हो जाते थे तो वो राइटर्स, उन राइटर्स का प्रमोशन होता था और वो बनते थे फैक्टर्स। प्रमोशन है उनका, एज एन ऑफिसर के तौर पे वो बनते थे, उनको हम बोलते थे फैक्टर्स। तो यूरोपियंस में पहले जो है क्या होते थे? राइटर्स, उसके बाद फैक्टर्स होते थे। अब जहां पर ये फैक्टर्स रह रहे हैं वो पूरा रीजन जो था, समझ आ गया, वो पूरा रीजन जो है, ठीक है, यहां पर जो है फैक्टर्स है, यहां पर तुम्हारे अलग अलग ये फैक्टर्स रह रहे हैं, ठीक है ना। और ऑब्वियसली बात है फिर यहां पर क्या रहेंगे?
इनके जूनियर्स राइटर्स भी रहेंगे, समझ में आ गया। ऐसे करते करते पूरा इनका जो रीजन बन जाता था, तो उसको हम बोलेंगे फैक्ट्री। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। तो बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता कि क्या है कि ये फैक्ट्री, वो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है। बन कुछ नहीं रहा है, मेरी बात। फैक्टर्स क्या करते थे? ट्रेड करते थे, मतलब उनकी वजह से ट्रेड होता था। कितना सामान आएगा जो है, समझ में आ गया, कितना ऐसे करें, कितना कहाँ भेजना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये इनका काम था। मेरी बात समझ गई? अगर जैसे मान लीजिए चावल आ रहे हैं, धान या फिर गेहूं जा रहे हैं, ठीक है ना, कितना आया है, कितना आया, कितना जाएगा, कितना कैसे करके, क्या करके, कहाँ जाएगा, ये सारे काम फैक्टर्स के थे। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? तो फैक्ट्रीज मतलब डजंट मीन्स इंडस्ट्रियल फैक्ट्री, इट मीन्स वेयर इट इज अ रीजन वेयर द फैक्टर्स रिजाइड्स, वेयर द ब्रिटिश फैक्टर्स या द यूरोपियन फैक्टर्स रिजाइड्स। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तुम लोगों के भेजे में कुछ बात घुसी? ठीक है, ये चीज है। ठीक, अब ध्यान देना। अब हम देखेंगे कि यहां पर जब ये रहे, ठीक है, जब ये यहां पर रहे, फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई, ठीक है, और वही फैक्ट्री हमारी, ध्यान देना, धीरे धीरे जैसे स्टैब्लिश हुई, इसी के अगल बगल जो है, ठीक है, तुम्हारे जो है इंडियंस लोग भी बसने लगे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? इंडियंस लोग बसने लग गए, ऐसे करते 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 करते, और हम देखेंगे क्या होगा, ये तुम्हारा एक शहर के रूप में डेवलप होने लगा। मेरी बात समझ? जैसे अगर मान लेते हैं हम छोटा सा स्कूल खोल देते हैं, बिल्कुल कुछ जगह, कोई जगह, मतलब लोग नहीं रहते हैं, बस एक बिल्कुल वीरान जंगल में एक स्कूल खोल दिया, समझ में आ गया, तो लोग, बच्चे आएंगे पढ़ने को। अब बच्चे आएंगे तो खाने पीने की चीजें भी तो होंगी, तो उसके अगल बगल जो है एक चाय की टपड़ी हो गई, समझ आ गया, फिर उसके बाद जो है वो चिप्स और वो पैकेट वाला आ गया, फिर बन टिक्के का ठेला लग गया, ऐसे करते 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 वहां पर एक डेवलप होता चला जाएगा, और हम देखेंगे वो जगह डेवलप हो गई, और फिर वो सिटी बन जाएगी टाइप की। मेरी बात समझ में गई? तो हुआ क्या कि यूरोपियंस के आने से हम देखेंगे इंडिया में इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ा, नए शहर बसे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि जहां वो रहते थे वहां पर भाई, अब ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, इंडियंस भी रहेंगे, ठीक है, वो खाने पीने का सामान जो भी सारी चीजें रहेंगी। इज इट क्लियर? हो गया? हालांकि हम देखेंगे शहर तो पहले से ही थे, लेकिन यहाँ पर और फर्दर डेवलपमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, नगरीकरण देखा गया। इज इट क्लियर? बात में आ गई? ठीक है, ये चीजें तो हम देखेंगे ऐसे करते करते जो है अलग अलग शहर बसने लगे, और हम देखेंगे इंडिया में अर्बनाइजेशन देखा गया। पक्का? जैसे हम देखेंगे मद्रास, क्या देखेंगे? मद्रास देखेंगे हम, ठीक है ना, ये है। ठीक, उसी तरीके से हम देखेंगे क्या, बॉम्बे, क्या देखेंगे, बॉम्बे, ठीक है, फिर हम देखेंगे कोलकाता। इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये चीजें। तो अंग्रेजों ने क्या किया उस समय, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोलकाता की बात करें, ब्रिटिश ने जो है 2-3 गांव थे, उनको लिया जमींदार से, समझ आ गया, कोलकाता, ठीक है ना, गोविंदपुर, इस तरह से लिए, और उसके आसपास जो है अपने फैक्ट्री डाली, ठीक है ना। तो 3 गांव छोटे, जो ऐसे करके 2-3 गांव थे, ऐसे लिए, ऐसे करके लिए, तो अगल बगल डेवलप होता रहा, और ये फाइनली जो है करते 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 ये क्या बन गया, इसको हम बोलेंगे कोलकाता, और फिर अंग्रेजों ने उसको क्या बोला, कैलकाटा। अब ये कैलकाटा एक शहर के रूप में बना। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, तो जितने भी हम देखेंगे, मतलब काफी ज्यादा शहर जो है ब्रिटिश या यूरोपियंस के आने से बने। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो देखें, मैं यहाँ इसलिए क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि यूरोपियंस बहुत पहले से आगे थे, मिडिवल टाइम्स में आगे थे, लेकिन जो है मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो उनकी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज थी वो सामने आई। क्यों सामने आई? क्योंकि अब जो है मुगल एम्पायर, बड़ी बड़ी एम्पायर टूट रही थी, तो वो इंडिया में एक पावर के रूप में उभर रहे थे। तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश लोग अपने साथ नए आइडियाज लेके आए, समझ में आ गया, नए इन्वेंशन लेके आए, ठीक है ना। तो हम देखेंगे क्या हो रहा है, इंडिया में मॉडर्न एज आ रही है। क्या आ रही है? मॉडर्न एज। मतलब जो पुराना स्ट्रक्चर था वो ढह रहा था, एक नया स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था। मेरी तुमको बात में आ रही?
ठीक है ना, ये है। अब चाहे नया स्ट्रक्चर अच्छा हो या बुरा हो, बट कुछ नया डेवलप हो रहा था। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है ना। जैसे कि ब्रिटिश आए तो हम देखेंगे उनके आने से हम देखेंगे मेट्रोपॉलिटन रीजन बने, समझ में आ गया, ठीक है, मेयर हुआ, ठीक है ना, जैसे हम देखें कैलकाटा, ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, शहर बसा, ठीक है, सीवर लाइन डेवलप हुई, ऐसे करते करते हम देखेंगे शहर बनता रहा। और ये तो हम देखेंगे ये क्या है, एक भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया था। मेरी बात तो समझ में आ गई, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे मॉडर्न इंडिया। इज इट क्लियर, समझ में आया, ठीक है। ये अब सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक, चैप्टर है तुम्हारा। अब यहां देखें, हम देखेंगे जैसे मान लेते हैं कि ये इंडिया है, ठीक है, ठीक है, ये यूरोप है। पहले क्या था कि इंडिया का, ठीक है ना, इंडिया का ट्रेड रूट जो है, ठीक है, यहां से, ठीक है, ऐसे करते 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 ऐसे था, मतलब ये तुमको बात समझ आ गई, ऐसे करके जो है तुम्हारा ट्रेड रूट था और यहाँ से अलग अलग जगह पे था, समझ में आ गया। अब क्या था, यहां से हम जाते थे मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट से तब जो है ये सामान जाता था यूरोप। पहले यूरोपियंस के आने से पहले की बात बता रहा हूं, तो हम देखेंगे कि यहां पर तुम्हारा जो है इंडिया है, ठीक है, इधर, अच्छा ये तुम्हारा हो गया फार ईस्ट, फार ईस्ट में चाइना हो ना, ठीक है, ये हो गया मिडिल ईस्ट, समझ आ गया, फिर ये हो गया यूरोप। इज इट क्लियर। तो इंडिया से सामान जाएगा पहले मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से तुम्हारा जाएगा यूरोप, यूरोप से सामान आएगा मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से इंडिया, फिर इस तरह से आता था। तो उसके बाद हम देखेंगे जो मिडिल ईस्ट था वो तुम्हारा एक कनेक्टिंग लिंक था बिटवीन द इंडिया एंड द यूरोप, समझ में आ गया। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मोस्टली एग्रीकल्चरल आइटम्स जाते थे, फॉर एग्जाम्पल मसाले उसाले जितने भी हैं तुम्हारे, अनाज अनाज, वो सब जाते थे, ऐसा था पहले। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे करते करते हम देखेंगे यहां पर जब ओटोमान अंपायर बढ़ी, ठीक है ना, यहां पर जो है तुम्हारी जब ओटोमान अंपायर बढ़ी, ठीक है, तो हम देखेंगे क्या हुआ यहां पर जो है, ठीक है, ये ओटोमान अंपायर। अब ओटोमान अंपायर जो थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो एक मुस्लिम अंपायर थी, ठीक है ना, और जो खलीफा होता था, मुस्लिम जगत का जो हेड होता था, उसको हम बोलते थे खलीफा, समझ में आ गया। खलीफा का मतलब होता है उत्तराधिकारी, क्या होता है, उत्तराधिकारी, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, ठीक है, जो गद्दी पर बैठेगा उसको हम बोलेंगे खलीफा, उत्तराधिकारी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इस्लामिक हेड, इस्लामिक जगत का, इस्लामिक वर्ल्ड का जो हेड था वो ऑब्वियसली बात है वो क्या होता था, खलीफा होता था, ठीक है। अब उसी समय हम देखेंगे कि यूरोप जो कि क्रिश्चियन है, यूरोप जो कि क्रिश्चियन कंट्रीज है यहां पर, उसका और जो है ओटोमान अंपायर के बीच में क्या चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। मेरी बातों को समझ में आ गई, क्या चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, समझ में आ गया। तो हम देखेंगे कि मिडिवल एरा में जेरूसलम को फ्री कराने के लिए, कि जेरूसलम जो है एक कैसी है, जीसस क्राइस्ट है थे वहां के, और यहां पर वो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर है। तो हुआ क्या कि जो है यूरोप में जो है, ठीक है ना, क्रूसेड शुरू हुआ कि जो है जिससे कि हम उसको फ्री करा सके। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये इन दोनों की बहुत बड़ी जो है मतलब लड़ाई कंटिन्यूसली चलती रही। मेरी बात समझ गई, ठीक है, लड़ाई चलती रही तो क्या हुआ कि इन्होंने जो है, ठीक है, इस इतनी हद तक लड़ाई हो गई कि इन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया इंडिया से। इन्होंने कहा अब तुम यहां से आ ही नहीं सकते, तुम, समझ में आ गया, ठीक है, तुम इतनी लड़ाई कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि लो अब हमने तुम्हारे रास्ते कर दिए हैं बंद, जैसा आज भी हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरी बात समझ गई, रास्ते उन्होंने बंद कर दिए, अब आओ तुम यहां से। तो एग्जैक्टली हम देखेंगे पूरा का पूरा जो है, क्योंकि जो है मुस्लिम वर्ल्ड था, तो उन्होंने जो है यूरोप के रास्ते कर दिए बंद। अब जाहिर सी बात है कि यहां से मसाले वहां कैसे जाएंगे,
यहाँ से एग्रीकल्चरल कमोडिटीज वहाँ कैसे जाएंगी और वो अपना सामान जो है यहाँ से यहाँ कैसे भेजेंगे। इन्होंने तो ब्लॉकेट डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो है ऐसे में कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल द इन्वेंशंस, समझ आ गया। तो इन्होंने कहीं सुना था बहुत पहले यूरोपियंस ने, ठीक है। हम देखेंगे एंशिएंट वर्ल्ड में कि इंडिया को के लिए जाने के लिए जो है क्या है, एक सी रूट शायद है, सी रूट है इंडिया के जाने के लिए। मेरी बात समझ गई, लेकिन वो कहाँ है क्या है ये नहीं पता था किसी को। तो ऐसे में हम देखेंगे कि पोर्चुगल और स्पेन, मेरी बात समझ गई, इनके राजाओं ने जो है ध्यान देना टेक्नोलॉजी वाइज पोर्चुगल और स्पेन उस समय बहुत ही ऊपर उठ गए थे। मेरी बात समझ गई। तो इन्होंने जो है क्या हुआ, इन्होंने अपने जो नेवीज होती हैं उनको एक्सपैंड किया और जो है इनको एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा कि तुम जो है पता लगा के आओ कि वाटर जो है पानी के थ्रू इंडिया में कैसे पहुंचा जा सकता है। मेरी बात समझ गई, क्योंकि यहां तो उन्होंने ब्लॉकेट डाल दिए, ये तो आ नहीं सकते यहां पर से, ठीक है ना। तो ऐसे में हम देखेंगे यहां पर से, ठीक है, यहां पर से हम देखेंगे कि एक था, अच्छा अमेरिका किसने डिस्कवर किया था, कोलंबस ने डिस्कवर किया था, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ कि क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की खोज के लिए निकला, समझ में आ गया, ठीक है। इंडिया की खोज के लिए निकला, निकलते निकलते राह भटक गया वो, और जो है वो पहुंच गया अमेरिका। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियसली बात है वहां पर वो देखा जाए वो तो इंडिया था ही नहीं, और वो क्या था, अमेरिका था। लेकिन वो कितनी बार यहां पर आया गया और उसको यही नहीं पता कि मैंने एक नई जगह खोज ली है, उसको ये लगा कि मैं इंडिया आ गया हूं। मेरी बात तुमको समझ में आ गई। तो वो कई बार आया, हालांकि जो है उसने जहां पर वो आया उसको ना तो मसाले दिखे ना कुछ दिखे, जाहिर सी बात है कैसे दिखते, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये हुआ कि उसने बोला कि चलो हो सकता है कहीं और हो, मैं कहीं और लैंड कर गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। ये है तो ऐसे में क्या हुआ कि उसने जो है जब वो आया तो उसने यहाँ के लोगों को बोल दिया रेड इंडियंस, क्या बोला, रेड इंडियंस मतलब बोलते, ठीक है ना। तो उसको उसको यही लगा और कई बार वो आया गया। मेरी बात समझ गई। वही हम देखेंगे कि जो एक वास्को डगामा जो है वो खोजते 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 जो है वो ऐसे करते करते वो सही डायरेक्शन में इंडिया की ओर पहुंच गया। मेरी बात समझ गई। और जो है कैलीकट में उसका जहाज लैंड हुआ, मेरी बात समझ गई, वो सही जगह पहुंच गया। लेकिन कोलंबस ने जो एक नई दुनिया खोज ली थी उसको ये पता ही नहीं है कि मैंने एक नई दुनिया खोज ली है। इज इट क्लियर, ठीक है ना। वो तो बाद में जो है एक इंसान आएगा उसको हम बोलेंगे अमेरिगो वेस्पुकी, ठीक है, अमेरिगो वेस्पुकी, वो आएगा, ठीक है। वहां पर वो बोलेगा भाई ये तो इंडिया है ही नहीं, ये तो हमने एक नई दुनिया खोज ली है। तो इसलिए अमेरिका का नाम अमेरिगो के नाम पे पड़ जाएगा, क्योंकि देखा जाए कोलंबस ने तो खोजा था बट उसको यही नहीं पता कि मैं कहाँ हूं, तो इसलिए उसका नाम था अमेरिगो। तो अमेरिगो के नाम पे अमेरिका पड़ा, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, इस तरह से। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, तुम लोगों के भेजे में कुछ बात जा रही कि नहीं जा रही है, ठीक है। ये तो हम देखेंगे ऐसे वास्को ड गामा आया, कैलीकट में लैंड किया, और ऑब्वियसली बात है कैलीकट में उस समय रूलर जो था वो था जमोरिन। वो कौन था, जमोरिन, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है जमोरिन ने उसका वार्म वेलकम किया, ठीक है ना, कि भाई चलो भाई ये लोग आए हैं तो अब ध्यान देना जितने जो है फॉरेन पावर्स आएंगी उतना ज्यादा हमारे मसाले बिकेंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा हमको। तो उसने क्या करते वार्म वेलकम किया। मेरी बात समझ गई। ऐसे करके वो वास्को ड गामा कई बार इंडिया में आया गया, ठीक है ना। और यही उसकी डेथ हुई, केरला में, आज के केरला में ही उसकी डेथ हुई। तो जो है अगर तुम केरला जाओगे तो तुम उसकी कब्र देखोगे, समझ में आ गया, ठीक है। किसकी, वास्को ड गामा की। इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया में कौन आया, पोर्चुगीज आए और पोर्चुगीज वास्को ड गामा के अंडर आए। इज इट क्लियर, ठीक है ना। ये है तो अब हम देखेंगे यहां पर ठीक है। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंडिया।
देखें, पढ़ दे रहा हूं। इन द लेट 15th century, Portuguese explorer Vasco da Gama reached the shores of Indian subcontinent, establishing maritime connection that marked the onset of European influence. Subsequently, expedition by other European powers, including the Dutch, English, and the French, intensified this engagement, leading to competition for trade, dominance, and territorial control. ध्यान देना, ट्रेड डोमिनेट कौन करेगा? मेरी बात समझ गई? इस पूरा जो है इंडियन ओशन को कौन डोमिनेट करेगा? ये लोग चाहते थे कि पूरा जो इंडियन ओशन पे सिर्फ हमारा ही कब्जा हो, मतलब इंडिया से लेकर के श्रीलंका जितना भी है सिर्फ एक ही पावर डील करे, बाकी ना डील करे। और इसलिए ये चाहते थे कि हमारी मोनोपोली हो इस पे। मेरी बात समझ, मतलब पोर्चुगीज क्या चाह रहे हैं कि इंडिया से सिर्फ और सिर्फ हमारी ही कंपनी डील करे, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, और पूरे जो है इंडियन ओशन में हमारा ही दबदबा हो। इसलिए ऑब्वियसली बात है वो पसंद नहीं करते थे दूसरों को। और ये सारी चीजें जो हम देखेंगे, चाहे डच हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे डेन्स हो, वो भी वो पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए इनके बीच में लड़ाइयां होगी, और इन लड़ाइयों में हम देखेंगे यहाँ की लोकल पावर्स पे भी फर्क पड़ेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया कि अपना जो है ट्रेड डोमिनेंस करने के लिए, ठीक है, अपना वर्चस्व बनाने के लिए इनके बीच में लड़ाई होगी। और इसके लिए जो हम देखेंगे, अगर इंडियन पावर्स बीच में आ रही हैं तो इन्होंने इंडियन पावर्स से भी लड़ाई करी थी। लेकिन ऑब्वियसली बात है उस समय पावर्स बड़ी बड़ी थी, तो हम देखेंगे थोड़ा सा सेटबैक इनको भी हुआ, थोड़ा सा नुकसान इनको भी, इंडियन पावर्स को भी हुआ। बट हम देखेंगे इंडियन पावर्स को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जितना हम देखेंगे मुगल एम्पायर तब औरंगजेब की डेथ के बाद होगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है शानी? ठीक है। The establishment of trading posts and colonies paved the way for the new chapter in India's history, shaped by the global interaction and the eventual ascendance of British colonial rule. मतलब धीरे करते करते क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारी ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो हर कोई चाहता था हम डोमिनेट करें। तो हम देखेंगे फाइनली कौन होगा, ब्रिटिश जो है, ठीक है, जीत जाएंगे इसमें, और हम देखेंगे इंडिया की मेजर पावर ब्रिटिश बनेंगे। मेरी बात समझ गई? The arrival of Europeans would indelibly shape India's destiny and leave a lasting imprint on its social, economic and political landscape. ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टिंग इम्प्रिंट ऑन इट्स मतलब उसमें सामाजिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप में अपनी छाप छोड़ डालेंगे। मेरी बात समझ गई? मतलब समाज में जो बदलाव हो रहा है, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, और पॉलिटिकल लैंडस्केप। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके आने से इंडिया में एक बदलाव आएगा। समझ में आ गया? अच्छा या बुरा वो तो बात की बात है, लेकिन हम देखेंगे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बदलाव देखा जाएगा। और इसलिए हम देखेंगे, आ तो ये पहले गए थे, लेकिन इनका जो है जो रूल हम देखेंगे तब स्टार्ट होगा जब औरंगजेब की डेथ होगी, लगभग। और इसलिए हम उसको बोल रहे हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। अब समाज आधुनिक है। मेरी बात समझ गई? उसमें कुछ बदलाव देखा जा रहा है। मेडिवल का ट्रेडिशनल माइंडसेट अब हट रहा है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जैसे कि मुगलों के टाइम पर, ठीक है, मुगल बादशाह अकबर सेकंड थे उस समय, ठीक है, तो हम देखेंगे उस समय राजा राम मोहन रॉय है, तब राम मोहन रॉय थे, ठीक है ना, सोशलिस्ट रिफॉर्मर ऑफ द बंगाल। समझ में आ गया? तो हम देखेंगे कि उनको तब मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने जो है, ठीक है, उपाधि दी थी राजा की। समझ में आ गया? ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किए थे, और इसलिए हम देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय को हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, आधुनिक भारत का जनक। समझ में आ गया? क्योंकि नए आइडियाज, अब ध्यान देना, नए आइडियाज डेवलप क्यों हो रहे थे? क्योंकि यूरोपियन पावर्स हैं, तो वो अपने साथ जो है मिशनरीज लेके आएंगे, अपने साथ स्कूल, कॉलेजेस, इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस, मैथमेटिक्स, वो सब लेके आएंगे। और हम देखेंगे कि यूरोप में जो है तुम्हारे गैलीलियो हो गया, समझ में आ गया, तुम्हारा ये सर आइजैक न्यूटन हो गया, इतना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट कर दिया है। तो ये आइडियाज जो है यहाँ आएंगे और यहाँ के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाएंगे। तो हम देखेंगे इसलिए क्या हो रहा है कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है।
मेरी बात तुमको समझ में आ गई, इसको समझना है, ठीक है। ये चीज ठीक है, हिंदी में ये है, ठीक है, कुछ समझ आ रहा है नंदिनी, ठीक है। द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द अराइवल ऑफ वास्को ड गामा, इसमें देखेंगे इट बिगैन विद द अराइवल ऑफ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा इन 1498, एस्टैब्लिशिंग अ डायरेक्ट सी रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, मतलब कहीं लैंड में नहीं आना है, डायरेक्ट सी रूट है। दिस पिवटल मोमेंट ओपन डोर टू यूरोपियन कॉलोनिज्म, ध्यान देना वहीं से ही कॉलोनिज्म की शुरुआत हो गई थी, एंड ट्रेड डोमिनेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कि हमारा वर्चस्व होगा, समझ में आ गया। अदर यूरोपियंस, द पोर्चुगीज फॉलोड बाय द यूरोपियन पावर्स सॉट टू कंट्रोल द लुक्रेटिव स्पाइस ट्रेड, मतलब लुक्रेटिव का मतलब प्रॉफिटेबल, समझ में आ गया, मुनाफे का, मसाले का, लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग पोस्ट्स एंड फोर्टिफिकेशन अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन। ध्यान देना, समुद्र के रास्ते जाएगा सामान, तो इसका मतलब जितने भी कोस्ट है तुम्हारे, जहां पर ये अपनी फैक्ट्री डालेंगे वहां पर ये स्टैब्लिश हो जाएंगे, वहां से ये ट्रेड करेंगे। तभी हम देखेंगे जितने भी हमारी कोस्टल सिटी, मतलब मोस्टली कोस्टल सिटीज हैं, ठीक है ना, वो डेवलप हुई है। क्यों डेवलप हुई? क्योंकि इनकी आउटपोस्ट जो थे वो वहीं पर ही थे। यूरोप से सामान आया, यहाँ सामान गया, यूरोप पे गया, सी रूट के थ्रू। मेरी बात समझ गई? इम्पैक्ट, असर क्या पड़ेगा? देयर अराइवल ब्रॉट अबाउट कल्चरल एक्सचेंजेस, ध्यान देना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उनके आने से क्या होगा, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंजेस। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? कन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स, क्योंकि अगर यूरोपियंस का ट्रेड इंटरेस्ट लोकल रूलर के साथ जो है होगा, तो ऑब्वियसली बात उनके बीच में लड़ाइयां होगी, समझ में आ गया। एंड द रीशेपिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी, मेरी बात समझ गई? इंडियन सोसाइटी में एक बदलाव चल रहा था। दिस पीरियड लेड द फाउंडेशन फॉर सेंचुरीज ऑफ यूरोपियन इन्फ्लुएंस एंड कॉलोनियल रूल इन इंडिया। मेरी बात को समझ में आ गई? देखेंगे कल्चरल एक्सचेंजेस, ठीक है, कन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स, जैसे हम देखेंगे जमोरिन के साथ वास्को ड गामा का वॉर होता है, पोर्चुगीज उसी समय, एक तो बेचारा वो वार्म वेलकम कर रहा है इनका, और ऊपर से जो है वो क्या होगा, वो अगली बार आएगा, वो जो है नेवी लेके आएगा और इनके बीच में लड़ाइयां हो जाएंगी। वास्तव में, ठीक है ना। एंड द रीशेपिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, मेरी बात समझ गई? और हम देखेंगे इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय समाज में एक बदलाव होगा। जैसे हम देखेंगे कि मिडिल क्लास का जन्म जो है यूरोपियन के आने के बाद हुआ। पहले क्या था इंडिया में, इनके आने से पहले या तो जो है एरिस्टोक्रेटिक लोग रहते थे या फिर नॉर्मल गरीब लोग थे, इनके बीच का ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन यूरोपियंस के आने से हम देखेंगे कि एक नई क्लास बनेगी, मिडिल क्लास, जो कि जो है मजदूरों से तो ऊपर रहेगी, लेकिन जो है वो राजाओं से नीचे रहेगी, ऑब्वियसली बात है। अब मिडिल क्लास को डेवलप हुए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि यूरोपियंस कॉलोनिज्म में जो लोग काम करेंगे, जो क्लर्क बनेंगे, मेरी बात समझ गई, ठीक है, जो नीचे पोस्ट पे बनेंगे वो इंडियंस लोग एम्प्लॉय किए गए थे। मेरी बात समझ गई? ऑफिसर तो ये मोस्टली यही रहे, समझ में आ गया। लेकिन हम देखेंगे मजदूरों से ऊपर जो होंगे, जो ऑफिस का काम करेंगे, क्लरिकल, स्टेनोग्राफर, ये जितने भी है, तो हम देखेंगे इनके आने से मिडिल क्लास डेवलप हुआ। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज है। कल्चरल एक्सचेंजेस, यू नो व्हाट इज कल्चरल एक्सचेंजेस? मतलब कल्चर एक्सचेंज होंगे। जैसे हम देखेंगे इंडिया यूरोप को इन्फ्लुएंस करेगा, यूरोप इंडिया को इन्फ्लुएंस करेगा। मेरी बात को समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इतनी सी बात कहूं, जैसे कि हम देखें पहनावा हमारा, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इंडियंस का पहनावा जो था, पहले धोती इस तरह से था, कुर्ता था, लेकिन इनके आने के बाद हम देखेंगे क्या हो गए, कॉस्ट्यूम्स बदलेंगे, ठीक है, लोग हैट, कोट, पैंट ये सब पहनने लगेंगे। तो हम कह रहे हैं कि कल्चर एक्सचेंज हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, वो जो है हमारी इंडिया की डिशेज वहाँ पर थोड़ा सा डेवलप होंगी, वहाँ की डिशेज यहाँ डेवलप होंगी। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी बात है, खाने की अगर हम बात करेंगे तो एग करी जो है, हम देखेंगे कि एग करी यूरोपियंस की देन, ब्रिटिश की देन है, समझ में आ गया।
ठीक है, ब्रिटिश कंज्यूम करते थे, बट वो जब इंडिया में आए तो इंडिया में मसाले थे, तो उन्होंने क्या किया, उस एक करी, पहले करी का मतलब ये है सिर्फ काली मिर्च, दैट्स ऑल, नमक, समझ में आ गया, ठीक है, बोलते ना सॉल्ट एंड पेपर, बस वो था, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि वो जब इंडिया में आए तो इंडिया में मसाले बहुत थे, तो अब क्या हुआ कि इंडियन लोगों ने क्या किया, उसी एक करी को, समझा, केरला में उन्होंने मसाले डाले उस पर, और हम देखेंगे कि फिर जो है ग्रेवी वाला जो मसालेदार स्पाइसी वो चीज़ हो गई। जैसे हम देखेंगे कि अगर क्यूजीन्स की बात करेंगे हम, तो जैसे मिर्च इंडिया में नहीं थी, पोर्चुगीज लेके आए इंडिया में। इंडिया का खाना जो है स्पाइसी होता था, बट यहाँ पर मिर्च नहीं होती थी, तो मिर्च ये पोर्चुगीज लेकर के आए साउथ अमेरिका से, समझ आ गया, प्लांटेशन उन्होंने यहाँ पर किया। तो अब हम देखेंगे कि क्यूजीन बदला नहीं बदला, तो इंडियंस पहले तो स्पाइसी खा रहे हैं, लेकिन अब चिली वाला भी होता था। मेरी बात समझ गई। ऑब्वियस सी बात है, वो बहुत ज्यादा जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितने भी हैं वो सब लेके आए। आज के जो हम देखेंगे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मोस्टली वो कहाँ से आ रखे हैं, पोर्चुगीज अपने साथ लेकर के आ रखे हैं। तो उनके आने से हम देखेंगे हमारी फूड हैबिट्स भी बदली। अब तुम बोलोगे जैसे आलू का पराठा, समोसे में आलू हो, तो आलू कौन लेके आया, वैसी बात है, आलू जो है पोर्चुगीज लेकर के आए, समझ आ गया। जैसे हम बोलते हैं बन टिक्की, तो तुम्हें बर्गर यूरोप का है, तो वही तो बन टिक्की हो गया, उसको बर्गर बंद हटा दिया तो वो टिक्की हो गई, समझ आ गया। तो ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब ध्यान देना, समोसा जो है आलू वाला समोसा, वो हाँ बिल्कुल जो है आलू, ठीक है ना। हाँ, समोसा इंडिया में होता था, ठीक है ना, लेकिन ये है कि वो अरब डिश थी, उसको बोलते थे संबूसक, उसको बोलते थे संबूसक, बट उसमें मसाले प्लस नॉनवेज भरे होते थे। मेरी बात समझ गई। हाँ, नॉनवेज वाला जो है, बट ये कि जब वो आए आलू, तो फिर हम देखते हैं। मेरी बात समझ गई। तो मैक्सिमम हम देखेंगे जो डिशेस जो है तुम्हारा वो, इज इट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्यूजीन की बात कर रहे हैं अगर, ठीक है, पनीर, समझ में आ गया। तुम बोलते हो शाही पनीर मुगलाई है, मुगलाई नहीं, वो तो बाद में नाम दिया लोगों ने, कि जैसे मैं एक शेफ हूं, मैं क्या बोलूँ, या शाही यहाँ मुगलाई डिश है, कोई मुगलाई डिश नहीं है, वो एक यूरोपियन डिश है, क्योंकि इंडिया में पनीर नहीं होता था। तो तुम लोग सर दूध तो होता है, लेकिन दूध को फाड़ के पनीर बनता था, और दूध का फटना इंडिया में अपशगुन माना जाता था, कि भगवान दूध फट गया, आज कोई मरने वाला है, किसी की मौत आने वाली। वो बिल्कुल हाँ, ये तो था। तुम देखना आज भी मतलब जो दूध फट गया, तो इंडिया में ये मतलब दूध घी मक्खन खा जाता था मस्त, लेकिन पनीर जो है वो नहीं खाया जाता, जो कि वो अपशगुन है। अब यूरोपियंस तो चीज बनाते थे, मेरी बात समझ में, तो वो इंडिया में आए और उन्होंने जो है दूध फाड़ा, फिर कॉटेज चीज बनाया उन्होंने, और क्योंकि इंडिया में ग्रेवी थी, समझ आ गया, कैसी ग्रेवी, मसालेदार ग्रेवी, ठीक है। यहाँ पर तो हम देखेंगे शाही पनीर और ये तमाम चीजें हैं, तो वो बेसिकली क्या है, इट्स नॉट मुगलाई डिश, इट्स योर यूरोपियन डिश, क्योंकि पनीर वो लेके आए। इज इट क्लियर, समझ आ गया। तो हम देखेंगे बदलाव हुआ, ठीक है ना, ये चीज है। इज इट क्लियर, समझ आ गया। यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छा मैप है, इसकी तुम फोटो खींच लो, ठीक है। यहां पर देखेंगे कि हाँ, ये सेटलमेंट्स है, समझ में आ गया, ठीक है ना। यूरोपियन सेटलमेंट्स, पोर्चुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और डेन्स, ठीक है ना, उनके जो है सेटलमेंट्स हैं यहाँ पर। इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो ये झंडे हैं, तुम देखोगे क्या है, कोस्टल रीजन पे है, यहाँ पर है कोस्टल रीजन्स पे है, यहाँ पर ये चीज है। अब तुम देखोगे यहाँ पर, ठीक है, देखो चिंसुरा, हुगली, चंद्रनगौर, सेरमपुर, ठीक है ना, कैलकाटा, ठीक है ना, ये सारे, विशाखापट्टनम, ठीक है ना, यनम, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, ठीक है ना, पांडिचेरी, करेकाल, नागपट्टनम, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो ट्रैंक्विबार में, तो ये जो है इनके सेटलमेंट है अलोंग द कोस्ट। मेरी बात तुम समझ आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम देख लेना किसके क्या क्या सेटलमेंट्स हैं, वो तुम्हारा क्या है, झंडे हैं, ठीक है। तो देख लेना किसके से सेटलमेंट कहाँ कहाँ थे। मेरी बात समझ गई, इज इट क्लियर। हम देखेंगे ये सारे के सारे सेटलमेंट्स जो है आपके हैं, और फाइनली हम देखेंगे ब्रिटिश इन सारे सेटलमेंट्स पे कैप्चर कर लेंगे, और ब्रिटिश जो है इंडिया की पैरामाउंट पावर बन जाएंगे। मेरी बात तो समझ में आ गई। इंडिया की पैरामाउंट पावर कौन बनेगा, ब्रिटिश बनेंगे। हालांकि कुछ सेटलमेंट्स जैसे कि करेकाल, यनम, माहे, पांडिचेरी, ये फ्रेंच सेटलमेंट थे। ये कौन सेटलमेंट थे, फ्रेंच सेटलमेंट थे, वो उनके पास ही रहने दिए अंग्रेजों ने।
प्लस जैसे हम देखेंगे गोवा हो गया, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, ये पोर्चुगीज सेटलमेंट थे, उन्हीं के पास रहने दिया। बाकी सारे के सारे सेटलमेंट्स इन्होंने कैप्चर कर दिए। इसका मतलब इंडिया में एक ही क्या पावर डेवलप, एक ही पावर बची, वो कौन सी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मेरी बात को समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज ना द एडवेंट ऑफ द पोर्चुगीज, ठीक है, ये है। इसमें देखेंगे फैक्टर्स बिहाइंड द पोर्चुगीज वॉयज टू इंडिया after the decline of Roman Empire and the fall of the Constantinople, the Arab established dominance in Egypt and Persia, controlling the trade routes to India. The European lost direct contact with India and the easy accessibility to Indian commodities. मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, समझ आ गया? Spirit of the voyage. In the 15th century, there was a growing eagerness in Europe for the adventurous sea voyage. मतलब जैसे बोलते हैं ना जैक स्पैरो, समझ आ गया? ठीक है ना? तो वो उस तरह की जो है इनके अंदर एक झील थी, मेरी बात में आ गई, और ये खतरनाक समुद्र को पार करके मेरी बात में आ गई इंडिया पहुंचे थे, समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज थी। प्लस जो है इनके जो राजा थे, इन्होंने इनको फंडिंग की, पैसे दिए कि तुम नई जगह खोजो, नई जगह खोजेंगे तो वो अल्टीमेटली हमारी हो, मेरी बात में आ गई? ठीक है ना? सी voyages to reach the east driven by the spirit of the Renaissance and the advancement in the shipbuilding and navigation. मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, इनके जहाज बनाने का प्रोसेस समझ आ गया, नेविगेशन, मेरीन कंपास, मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना, मेरीन कंपास ये सब बना चुके थे। एंड द स्पिरिट ऑफ व्हाट इज रेनेसा, व्हाट इज रेनेसा है द पीरियड व्हेन साइंटिफिक अप्रोचेस डेवलप, हाँ ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। और इन मोर एलैबोरेट टर्म, पुनर्जागरण, ठीक है, कौन बताएगा मुझे पुनर्जागरण क्या है? ईशानी कि सर जब मैं दोबारा नींद से जागती हूँ तो वो हो जाता है पुनर्जागरण। एक अलार्म को बंद करने के बाद जब मैं दोबारा जो है जागती हूँ तो दैट इज माय रेनेसा, है ना? देखिए रेनेसा मतलब, देखिए रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ और डेवलपिंग न्यू आइडियाज, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है। व्हाट इज रेनेसा, ठीक है, तो व्हाट इज रेनेसा, ठीक, तो हम देखेंगे देखें रेनेसा का मतलब क्या है, इट्स राइट डाउन रीबर्थ और डेवलपिंग न्यू आइडियाज, रीबर्थ और डेवलपिंग न्यू आइडियाज, हाँ रिबॉर्न, ठीक है। और ये शुरू कहां हुआ था? इटली में शुरू हुआ था, इटली में शुरू हुआ था, समझ में आ गया? लिखेंगे इट हैड इट्स ओरिजिन इन इटली, ठीक है ना? इटली में क्यों? क्योंकि इटली में रोमन कैथोलिक चर्च था, समझ में आ गया? पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड का जो है क्या था? रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक। अब पूरा जितना भी है जो रोमन को मान रहा है, क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है रोमन कैथोलिक था, ठीक है, रोम इटली, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस समय हम देखेंगे रोमन कैथोलिक चर्च का डोमिनेंस था, और ऐसा डोमिनेंस था कि राजा हो, प्रजा हो, कुछ भी हो, वो सब के सब चर्च के अंडर आते थे। पता, राजा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चर्च है, मेरी बात को समझ में आ गई? ठीक है, और चर्च का डोमिनेंस है। इवन अगर मान लेते हैं कि कोई थ्योरी, अगर कोई साइंटिफिक थ्योरी कोई पब्लिश करना चाह रहा है, अगर वो बाइबल के अगेंस्ट जाएगी तो वो इंसान
को वो मार देते थे या थ्योरी पब्लिश नहीं कर देते थे या जेल हो जाती थी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई। और हम देखेंगे कि इतना डोमिनेंस था कि जब हमारा रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुई पुरानी वाली, उसके बाद जो है रेनेसां तक हम बोलते थे डार्क एजेस, यूरोप की डार्क एजेस थी। मतलब जो है जो यूरोप की जो ग्लोरी थी, समझ आ गया, अप टू 4th and 5th सेंचुरी एडी तक, समझ आ गया क्या ग्रीक जो है क्या रोमर है ना, हर चीज में डेवलप कर रहा है, लिटरेचर हो गया, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, इस तरह से सब में वो आगे है। लेकिन क्या हुआ कि जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुई तो हम देखेंगे कि एम्पायर तो छोटी छोटी डेवलप हुई, बट हम देखेंगे कि चर्च का इतना डोमिनेंस बढ़ा कि उसने जो है डेवलपमेंट नहीं होने दिया। और हम देखेंगे यूरोप चला गया डार्क एजेस में, समझ में आ गया। और ये वो डार्क एज थी, तो रिसर्च दूर की बात है, समझ में आ गया। अंधविश्वास धर्म के नाम पे, भाई तुम्हारा जो है पाप धुल जाएगा, तुम जो है हमारा ये बनाया हुआ जो है बाइबल का वो खरीद लो, वो बिजनेस कर रहे हो तुम्हारे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है ना। राजा ने क्या करना है क्या नहीं करना है ये डिसाइड कौन करता था? चर्च करता था, समझ में आ गया। ये वही पीरियड था जब हम देखेंगे विच बर्निंग, समझ में आ गया, ठीक है ना। चुड़ैल को जिंदा मतलब है, ये स्त्रियां चुड़ैल है, इसको जला दो, वो सब पक्का ये होता था, बहुत ही इलीगल तरीके से, समझ में आ गया, ठीक है ना। चाहे मान लीजिए कोई बीमार है तो वही है, धार्मिक धंधा है, तो फिर क्या हुआ? डार्क एज। तो यूरोप में हम देखेंगे डार्क एज में कुछ भी डेवलप नहीं हो पाया, वरना अगर जो है वही कंटिन्यू होता तो इस समय तो यूरोप पता नहीं कहां निकल जाता। अब ये कब तक रहेगा? जब तक हम देखेंगे कि इटली में लोग विद्रोह नहीं करेंगे, किसके खिलाफ? रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ, समझ में आ गया। अब वो बोलेंगे कि भैया जो है, क्योंकि जनता का विद्रोह तो बहुत बड़ा विद्रोह होता है, समझ में आ गया, ठीक है। वो बोलेंगे कि ऐसा है कि ठीक है चर्च अपनी जगह है, तो वो बोलेंगे भैया चर्च अपनी जगह है और स्टेट अपनी जगह है, मतलब राजा उसकी प्रजा अपनी जगह है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है ना। चर्च का जो है रीजन अलग है, स्टेट का रीजन अलग है, मिक्स नहीं हो पाएगा। रियल पावर राजा के हाथ में आनी चाहिए बजाय चर्च। मेरी बात समझ में गई। तो इन्होंने कह दिया कि मतलब जो है चर्च अलग है स्टेट अलग है। और यहां से हम देखेंगे कि रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ जो एक चर्च गया और जो लोग गए वो तुम्हारे कहलाए प्रोटेस्टेंट्स। वो क्या कहलाए? प्रोटेस्टेंट्स। क्योंकि उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो वो क्रिश्चियन कहलाए प्रोटेस्टेंट्स। मेरी बात समझ में? आज भी हम देखेंगे वैसे सबसे मेन चर्च कौन सा है? रोमन कैथोलिक चर्च ही तो है, जहां पोप बैठते हैं, पोप बैठते हैं ना, वेटिकन सिटी, वो है रोमन कैथोलिक चर्च। तुमको बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये चीज है, तो वो आज भी हुए। लेकिन क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट ने क्या किया? अपोज किया। और ब्रिटिश जो चर्च है वो एक प्रोटेस्टेंट चर्च है। मेरी बात समझ में गई। और वहां का राजा वही बनेगा जो कि प्रोटेस्टेंट होगा, और एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट होगा, उसको रोमन कैथोलिक नहीं होना है। वहां ये रूल है। मेरी बात तुमको समझ आ गई है, ठीक है, कि जो ब्रिटिश चर्च को फॉलो करे, प्रोटेस्टेंट चर्च को फॉलो करे, रादर देन रोमन कैथोलिक चर्च। ये शर्त है भाई। इज इट क्लियर? सो अब हम देखेंगे प्रोटेस्टेंट हुए। अब ये जो जब प्रोटेस्टेंट हुए तो हम देखेंगे इन्होंने इसके खिलाफ गए, और अब हम देखेंगे क्या होगा, चर्च अलग हो जाएगा स्टेट से। अब राजा बोलेगा एक काम करना है कि अब मैं जो है अपनी पावर दिखाऊंगा, और फिर क्या होगा? रिसर्च होगी। मेरी बात समझ गई, ठीक है ना। वेजेस होंगी, ऐसे करते करते धर्म के चंगुल से वो छूटते चले जाएंगे। और हम देखेंगे द वर्ड जो सेक्युलर है, उसको हम बोलते हैं ना सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्युलर? है ये इंडियन कंटेक्स्ट में है, ये तुम इंडियन कंटेक्स्ट में बोल रहे हो। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम बोलेंगे कि सेक्युलर का मतलब सभी धर्मों को रिस्पेक्ट। लेकिन जो वर्ड सेक्युलर है एक्चुअल मतलब क्या है उसका? ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो बोल रहे हो, समझ में आ गया। लेकिन एक्चुअल में सेक्युलर का मतलब क्या है? इसका मतलब है
रिलेटिंग टू दिस वर्ल्ड, इस जगत से संबंधित। उस जगत किसको ने, मतलब वो जगत जो है किसी ने देखा नहीं, आत्मा परमात्मा भी वो बोलते हैं कि तुम इस जगत की बात करो, यहां क्या है। तो बेसिकली जो सेक्युलर होते हैं वो एथीस्ट होते हैं, क्योंकि वो ईश्वर परमात्मा वहां मरने के बाद इंसान वहां जा रहा है, वो किसी को नहीं मानते। तो देखा जाए जो सेक्युलर हैं वो क्या होंगे, एथीस्ट होंगे। लेकिन इंडिया में कंटेक्स्ट बदल जाता है कि सब धर्म बराबर है। मेरी बात समझ गई? तो यहां से हम देखेंगे सेक्युलरिज्म का जन्म होता है कि भाई राजा से बोला गया चर्च ये कर रहा है कि इंसान मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, किसी ने नहीं देखा, तुम पहले बताओ, हमें तो यही स्वर्ग चाहिए, हमें यही स्वर्ग चाहिए, हमारे पेट में रोटी जानी चाहिए, सब कुछ प्रॉपर्ली होना चाहिए, तो यही हमारा स्वर्ग है, बाकी ऊपर नीचे किसी ने नहीं देखा। और सही मायने में हम देखेंगे कि सेक्युलर का मतलब यही होता है। हाँ, इंडियन कंटेक्स्ट में तो अलग होता है। इज इट क्लियर? तो रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ लोग गए और हम देखेंगे सेक्युलरिज्म बढ़ता चला गया। और जिन लोगों ने कहा हाँ हमारा रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, उन्होंने कहा ठीक है, बट वो हम तक सीमित है, हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है कैसे नहीं करना है, हमारी जिंदगी डिसाइड करने वाला चर्च कोई नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ गई? और यहीं से हम देखते हैं ये नया शब्द आता है लिबर्टी, स्वतंत्रता, कि हम लोग स्वतंत्र हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना, हम लोग जो भी करें हम लोग स्वतंत्र हैं, हमको बाध्य न किया जाए, बाउंडेड न किया जाए हमको कि भाई तुम्हें ये करना ही करना है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो रेनेसां में क्या होता है, नए आइडियाज डेवलप हो रहे थे। समझ में आ गया कि स्टेट का काम क्या है, चर्च का काम क्या है। चर्च धर्म का काम है, न्याय का काम राजा करेगा, चर्च नहीं करेगा। धर्म का काम कौन करेगा, चर्च करेगा। मेरी बात समझ गई? और हम देखेंगे यहां पर धीरे धीरे करते करते नए आइडियाज डेवलप होते रहे, नए इन्वेंशन हुए, नए डिस्कवरीज हुई। मेरी बात समझ गई? और इसी के चलते हम देखेंगे क्या होगा कि दुनिया को खोजा जा रहा है। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना, अमेरिका खोजा रहा है, इंडिया खोजा जा रहा है, सी रूट से ये चीज। मेरी बात को समझ आ गई? तो अगर जो है रेनेसां नहीं आता तो हम देखेंगे कि यूरोप आज भी डार्क एज में रहता, लेकिन वहां पर लोग विद्रोह कर दिया लोगों ने। समझ में आ गया? चर्च के खिलाफ चले गए। मेरी बात को समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज है। और हम देखेंगे उस रेनेसां का इफेक्ट जो है इंडिया में भी पड़ रहा था, क्योंकि वो जो लोग थे वही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ रही थी और वो अपना एम्पायर एक्सपैंड कर रही थी। मेरी बात समझ गई? वो चाहते ना चाहते हुए भी उन आइडियाज को इंडिया में लेकर के आ रहे थे। और हम देखेंगे कि यही आइडियाज जो थे राजा राम मोहन रॉय, समझ आ गया, उनको वो एक्सेप्ट करेंगे। मेरी बात समझ गई? और इसलिए राजा राम मोहन रॉय बोलेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है इज अ बून। समझ में आ गया? एक वरदान है। हालांकि वो हिंदुज्म को डिफेंड करेंगे, बट वो बोलेंगे वेस्टर्न एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स, साइंस और ये सब चीजें जो है यही देश को आगे ले जा सकती है, और इसलिए जो है हमें वेस्टर्न एजुकेशन चाहिए। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? तो हम देखें क्योंकि वो आइडियाज यहां आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, लोगों के विचार बदल रहे हैं। और इसलिए हम देखेंगे राजा राम मोहन राय को क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब क्योंकि राजा राम मोहन रॉय आए तो उन्होंने अपने आइडियाज सर्कुलेट किए, तो हम देखेंगे उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किया, तो इसलिए हम बोलते हैं इज द फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। क्या बोलेंगे इनको हम, फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। और ऑब्वियसली बात है जर्नलिज्म के फादर भी उन्हीं को कहा जाता है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना, एक तो मॉडर्न इंडिया के फादर हैं, इंडियन जर्नलिज्म के फादर हैं। या फिर क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया में रेनेसां की शुरुआत राजा राम मोहन रॉय ने ही की थी, तो हम बोलेंगे इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? इसको नोट कर लो तुम, ठीक है।
फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म एंड फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। बातें नहीं शानी, कुछ पूछना है? हाँ, संवाद को, संवाद, ठीक है, कनेक्शन, ये ठीक है, ठीक। अब आगे देखेंगे हम। वो देखेंगे जब हम आएंगे। अच्छा, डिवीजन ऑफ नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड। द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेलास डिवाइडेड द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन द पोर्चुगीज एंड द स्पेन, ग्रांटिंग पोर्चुगल द ईस्टर्न टेरिटरी और स्पेन को वेस्टर्न टेरिटरी इसने प्रोवाइड की। दिस सेट द स्टेज फॉर पोर्चुगीज इनकर्जन्स इनटू द वाटर ऑन इंडिया। तो पोर्चुगीज के लिए क्या ईस्ट, और समझ आ गया, और स्पेन के लिए क्या वेस्ट। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, ऐसे उसको बांट दिया। अब हम देखेंगे पोर्चुगीज गवर्नर्स, समझ आ गया। सबसे पहले गवर्नर कौन थे? वास्को ड गामा। द अराइवल ऑफ वास्को ड गामा इन कैलिकट, नाउ नोन एज कोझिकोड या कोड़िकोड बोलते हैं उसको। इसको जेड को मलयालम में अड़ाप, कोड़िकोड, समझ आ गया। इंग्लिश में ज प्रोनाउंस होता है, ठीक है ना। नाउ नोन एज कोड़िकोड, इन 1498 हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री। द हिंदू रूलर ऑफ कैलिकट, द जमोरिन, वेलकम्ड हिम as a prosperity, ठीक है, of his kingdom relied on trade, समझ आ गया। However, the Arab traders who had the strong presence on the Malabar coast, और ध्यान देना, अरब लोग मालाबार कोस्ट में तब से रहते हैं जब से दुनिया में इस्लाम आया है, 5th to 6th सेंचुरी एडी तक से वो तब से यहाँ पर रहते हैं। मेरी बात समझ गई। कई लोग तुम्हारे जो है अरब से इंडिया में आके सेटल हो गए थे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई। वही हम देखेंगे बाद में, उनको हम बोल देंगे मोपला, तो मोपला रेबिलियन। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो उन लोगों को हमने बोल दिया मोपला, मतलब कि इंडिया और अरब का ट्रेड कनेक्शन था, तो वो यहां पर आते थे, ये यहां जाते थे, और ऐसे करते करते कई अरब लोगों जो है तुम्हारे कहां पर केरला में रहते थे, और वो कई बरस से जो है, कई सदियों से वो यहीं रहते हुए आए थे। मेरी बात को समझ में आ गई। तो अरब लोगों की ध्यान देना, मुस्लिम वर्ल्ड और क्रिश्चियन वर्ल्ड की दुश्मनी थी, तो उनको ये पसंद नहीं था कि पोर्चुगीज यहां आए, और तो दोनों एक दूसरे को देख करके नफरत कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो ठीक है ना, ये है। However, the Arab traders who had a strong presence on the Malabar coast were concerned about the Portuguese gaining influence in the region. मेरी बात समझ गई? The Portuguese aimed to monopolize, वो चाहते थे सिर्फ हमसे ही ट्रेड करें इंडिया, बाकी किसी से ना करें, ठीक है, the profitable eastern trade and exclude their competitors, especially the Arabs. मेरी बात तुमको समझ में आ गई। और हम देखेंगे बाद में इसी वजह से क्या होगा कि इनके बीच में एक वॉर होगा, जमोरिन, अरब और ये सब जो है, ठीक है ना, इनके खिलाफ लड़ाई होगी। वास्को ड गामा रिटर्न टू इंडिया इन 1501 but faced resistance from the Zamorin when he sought to export Arab merchants in favor of the Portuguese. मेरी बात समझ गई, ठीक है। तो ये चीज थी, ये तो समझ आ गया होगा, ठीक है। हिंदी में ये है। तो देखें, पहला गवर्नर कौन था? वास्को ड गामा था। कौन था? वास्को ड गामा, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कौन सा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। समझ आ गया, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में प्री में ये क्वेश्चन 36 बार आ गया कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी। समझ आ गया? ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये है कि इंडियन ओशन पे हम डोमिनेट करेंगे, दैट्स ऑल, बाकी हम किसी को आने नहीं देंगे। तो ये पॉलिसी थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की
In 1505, Francisco de Almeida was appointed as governor of India with the mission to consolidate Portuguese influence and destroyed क्या मुस्लिम ट्रेड, क्योंकि ध्यान देना इनकी तो अनबन है ही, ठीक है ना, तो मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ठीक है ना पोर्चुगीज को, ठीक है। Almeida faced opposition from the Zamorin and a threat from the Mamluk Sultan of Egypt. इजिप्ट में ममलूक सुल्तान है। मेरी बात समझ गई, क्योंकि जमोरिन के यहाँ कई बरसों से अरब लोग रहते थे, तो उनके साथ एक ट्रेड कनेक्शन था उनका, इसलिए हम देखेंगे कि पोर्चुगीज का जो है क्या था, वो चिढ़ते थे इनसे, किससे, अरब से। और हम देखेंगे क्या हो रहा है, अपोजिशन फ्रॉम द जमोरिन और ममलूक सुल्तान। मेरी बात समझ गई, तो हम देखेंगे बाद में जमोरिन ममलूक सुल्तान मिल करके ये क्या करेंगे, वॉर करेंगे अगेंस्ट द पोर्चुगीज। मेरी बात तुमको समझ आ गई है, ठीक है, ये चीज है। इन 1507 द पोर्चुगीज स्क्वाड्रन इनिशियली डिफीटेड इन द नेवल बैटल ऑफ द्यू बट एवेंज द डिफीट इन द फॉलोइंग ईयर। तो पहले तो वो क्या है, पहला वॉर हुआ तो वो क्या है, हार गए, लेकिन दूसरे वॉर में जो है उनको सक्सेस मिली। Almeida aimed to make Portuguese the masters of the Indian Ocean through his blue water policy. समझ आ गया? It was a naval trade license or pass issued by the Portuguese Empire in the Indian Ocean during the 16th century. Its name derived from the Portuguese term Cartaz means letter. तो उसको बोलते हैं हम Cartaz system. Blue water policy तो basically उसका इंग्लिश में नाम है, और वैसे क्या है वो Cartaz policy है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? तो सुनो, अब तुम्हारे एग्जाम में सबसे पहली बात है, क्वेश्चन आएगा ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, किसके टाइम पे थी, अल्मीडा के टाइम पे थी, ठीक है ना। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के टाइम पे ही हम देखेंगे कि वॉर हुआ था, समझ में आ गया, जमोरिन और ममलूक सुल्तान एक तरफ और पोर्चुगीज एक तरफ थी। तो पहले में तो ये हार गए थे, दूसरे में जिन्होंने बदला लिया और ये जीत गए थे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, तो ये ध्यान रखना तुम्हारे एग्जाम में ये आएगा। फिर अल्फांसो डी अल्बुकुर्क, जो तुम देखते होंगे, अल्फांसो आम खाते हो तुम, आम की एक वैरायटी होती है, उसको बोलते हैं अल्फांसो, बड़ा एक्सपेंसिव आम है और ये पूरा एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। एक आम की कॉस्ट तुम्हारा जो है 100-150 रुपये 200 रुपये का एक आम होता है, समझ में आ गया, पूरा एक्सपोर्ट क्वालिटी है। तो अल्फांसो नाम जो है इसी के नाम पे ही पड़ा हुआ है, समझ में आ गया, ठीक है। Alfonso de Albuquerque succeeded Almeida and established Portuguese bases strategically overlooking the entrances to the Indian Ocean. Albuquerque introduced permit system for other ships and exercise control over the major shipbuilding center. समझ आ गया, उसने परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। गोवा वाज acquired from the Sultan of बीजापुर। तो पहले गोवा किसके पास था, बीजापुर सुल्तान के पास था। देखें अब ये बीजापुर कौन है ये, ठीक है, देखेंगे क्या था कि हम देखेंगे मिडिवल पीरियड में डेक्कन में दो पावर थी, समझ में आ गया, एक थी विजयनगर और दूसरी थी बहमनी किंगडम। मेरी बात समझ में आ गई, विजयनगर और बहमनी किंगडम। विजयनगर एक हिंदू एम्पायर थी और बहमनी एक मुस्लिम एम्पायर थी, उस पर सुल्तान होते थे, समझ में आ गया, ठीक है। ये हम देखेंगे कि जो बहमनी किंगडम बाद में टूट गया, अलग अलग एम्पायर में वो टूटा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में, जैसे हो गया गोलकुंडा, बीजापुर, बिदर, बेरार, अहमदनगर, इसमें वो टूटता चला गया। मेरी बात तुमको समझ में आ गई। तो उस समय से क्या है कि बीजापुर, समझ में आ गया, ठीक है ना, बीजापुर, अब तो उसको बोलते हैं विजयपुर। तो बीजापुर के सुल्तान से जो है, मतलब ओरिजिनली किनके पास था गोवा, बीजापुर के सुल्तान पे था, और इन्होंने उससे एक्वायर किया था, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी अंडर यूरोपियन कंट्रोल सिंस अलेक्जेंडर द ग्रेट टाइम। तो सबसे पहली जो है रीजन जो उन्होंने कैप्चर किया था वो क्या किया था, गोवा कैप्चर किया था, किससे, सुल्तान ऑफ बीजापुर से। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है, ठीक है, ये चीज है। Albuquerque rule also saw Portuguese men settle in India, establishing themselves as landlords, artisans, craftsmen and traders. ध्यान देना, इसने अलाउ किया था कि
जो पोर्चुगीज हैं वो इंडिया में बसें और इंडियंस जो हैं, जो विमेंस हैं, वो शादी करें और उसके बाद वो यहाँ सेटल हो जाएं और यहीं पर से जो है क्या है, उनके वंश चलता रहे। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो ये क्या हो गए, वो इंडिया में सेटल हुए और करते करते वो क्या बन गए, कुछ आर्टिजन बने, क्राफ्टमैन, कुछ ट्रेडर्स तरह से, तो पोर्चुगीज का दबदबा बढ़ता रहा। आज भी हम देखेंगे कि गोवा जो है तुम्हारा रेस्ट ऑफ द इंडिया से बहुत अलग लगता है, क्योंकि वहाँ पोर्चुगीज कल्चर देखने को मिलेगा। बाकी जगह हम देखेंगे कलकत्ता, यहाँ पर जो है तुम्हारा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, लेकिन पोर्चुगल में तुम्हारा प्योरली क्या वो है, पोर्चुगीज। जिस तरह से हम देखेंगे पौंडीचेरी में फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखने को हमको मिलता है, ठीक है ना। ये एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस रूल वाज एबॉलिशन ऑफ सती। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, हम देखेंगे कि जैसे बोला गया कि उत्तराखंड जो है पहला ऐसा स्टेट है कि जिसने यूसीसी इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, पहला। लेकिन हम देखेंगे ऑलरेडी यूसीसी कहाँ पर था, गोवा में था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है इनकी कॉलोनी था वो। तो आज़ादी, अगर पूछा गया आज़ादी से पहले यूसीसी, तो बोलोगे गोवा में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है, क्योंकि वो लॉ पसंद था उनको, उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पे नहीं होगा, सिंपल लॉ के अकॉर्डिंग होगा। इसलिए हम देखेंगे ये। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई है? ठीक है। फिर है नीनो डी कुन्हा, ही मूव्ड द हेडक्वार्टर्स फ्रॉम कोचीन टू गोवा। समझ में आ गया? ध्यान देना, पहले जो है इनका हेडक्वार्टर कहाँ था, कोचीन था। हालांकि गोवा को अक्वायर किया गया था, बट फिर बाद में क्या हुआ कि जो हेडक्वार्टर था वो कोचीन से कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, गोवा ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है। द पोर्चुगीज सिक्योर्ड द आइलैंड ऑफ बसाइन, ठीक है, एंड इट्स डिपेंडेंसी फ्रॉम द बहादुर शाह ऑफ गुजरात। बहादुर शाह ऑफ गुजरात ये कौन है? ये लोकल रूलर है गुजरात का। समझ में आ गया? मुगल्स नहीं है। 1534 में। मेरी बात समझ में आ गई? मुगल्स लोग इंडिया में कब आएंगे? 1526 में हम देखेंगे बाबर का इन्वेजन होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। समझ में आ गया? और जबकि ये कब आ गए थे, ये बहुत पहले आ गए थे, लेकिन हम देखेंगे कि उस समय तक हम देखेंगे ये गुजरात आसपास नहीं रहेंगे। हाँ, वो गुजरात तुम्हारा कैप्चर किया जाएगा अकबर के टाइम पे, लेकिन हम देखेंगे अकबर से पहले मुगल में के टाइम पे क्या था कि यहाँ पर जो है गुजरात का रूलर बहादुर शाह था। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना। बट देयर रिलेशन सार्ड व्हेन द हुमायूं विड्रॉ फ्रॉम, ठीक है, गुजरात। हम देखेंगे, ठीक है ना, गुजरात, लीडिंग टू द कन्फ्रंटेशन विद बहादुर शाह वाज किल्ड बाय द पोर्चुगीज इन 1537। ये तुमने मेडिवल हिस्ट्री में देखा होगा। समझ में आ गया? क्या होता है कि बाद में हुमायूं वहां पर कैप्चर करता है, उसके बाद उसको रिट्रीट करने के बाद जो है पूरा सिचुएशन बदल जाती है। समझ में आ गया? ठीक है। आई थिंक यू हैव रेड दिस इन योर मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, ये है। Additionally, Da Cunha attempted to increase Portuguese influence in Bengal by settling many Portuguese nationals there with Hooghly as their headquarters. मेरी बात समझ, इसमें कुछ बताने लायक बात है नहीं। समझ में आ गया? ठीक है। हर एक जो है गवर्नर के कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन थे। तो तुम देखोगे यहां से क्वेश्चन क्या आएगा कि बसाइन का आइलैंड और उसके डिपेंडेंसीज, समझ आ गया, किसके टाइम पे एक्वायर किए गए थे? तुम बोलोगे नीनो डी दा कुन्हा। और किससे एक्वायर किए गए थे? बहादुर शाह ऑफ गुजरात से एक्वायर किए गए थे। मेरी बात तुम समझ आ गई? ठीक है, ये है डिक्लाइन ऑफ द पोर्चुगीज। ठीक है, ये चीज है। अब हम देखेंगे पोर्चुगीज का डिक्लाइन। By the 18th century, the Portuguese in India experienced a decline in their commercial influence. The Portuguese lost their local advantage as powerful dynasties in Egypt, Persia, ठीक है, and North India, and the Maratha became the immediate neighbors. Obviously बात है, अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे करते करते इंडिया में, ठीक है, जैसे हम देखेंगे नॉर्थ में कौन है? मुगल्स हैं, डेक्कन में तुम्हारे मराठाज हैं, ठीक है, पर्शिया, और हम देखेंगे इजिप्ट में बहुत बड़ी बड़ी पावर बढ़ रही थी। तो हम देखेंगे जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपने को यूरोपियन के इन्फ्लुएंस से अलग कर दिया। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? जैसे हम देखेंगे अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह ऑफ पर्शिया,
समझा कि बहुत बड़े बड़े रूलर थे, तो इनकी वजह से क्या हो गया था, और नॉर्थ इंडिया में और मराठास जो है ये बहुत डोमिनेंट पावर थे। इस वजह से जो है धीरे धीरे करके इनकी कॉलोनीज घटती रही और जो है इनकी पोजीशन काफ़ी वीक पड़ती रही। मेरी बात समझ आ गई। द मराठास कैप्चर्ड सलसत्ते एंड बसाइन, समझ में आ गया, ठीक है ना। मराठों की जो नेवल फोर्सेस थी वो अच्छी खासी थी। मेरी बात समझ गई। उन्होंने क्या किया कि पोर्चुगीज से सलसत्ते और बसाइन छीन लिया। मेरी बात समझ गई, ठीक है ना। द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द पोर्चुगीज इंक्लूडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द जेसुइट्स कॉज्ड पॉलिटिकल कंसर्न। अब जो जेसुइट थे वो बेसिकली क्या थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे। वो अपना यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से लोकल लोगों को परेशानी हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि ये हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं। मेरी बात तो समझ आ गई है, ठीक है। देयर कन्वर्जन एफर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी कपल्ड विद एंटागोनिज्म टुवर्ड्स मुस्लिम्स लेड टू रिजेंटमेंट अमंग हिंदूज। तो हम देखेंगे लोगों को, हिंदूज और मुस्लिम्स को परेशानी हुई, ठीक है, कि ये हमारा धर्म बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखेंगे पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस लोगों के अंदर कम होता रहा, साथ में इंडिया में पावर्स बढ़ रही थी, समझा कि मराठे इस मुगल से बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका एम्पायर घटता रहा। और फाइनली हम देखेंगे वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो इंडिया से सब बेच बाच करके अपने सेटलमेंट्स चले जाएंगे। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई, ठीक है ना। ये है सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्चुगीज, द इमर्जेंस ऑफ नेवल पावर। द अराइवल ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया मार्क द इमर्जेंस ऑफ नेवल पावर एंड इनिशिएटेड व्हाट इज ऑफन रिफर्ड टू एज द यूरोपियन एरा। तो मतलब यूरोपियन काल जो देखा जाए वो पोर्चुगीज का ही टर्म था। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है ना। ओन सिस्टम, द पोर्चुगीज डिसरिगार्डेड एग्जिस्टिंग रूल्स एंड सॉट टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर इंडियन ट्रेड। ये हमने पढ़ लिया है। मिलिट्री innovation in the 16th century, Malabar Portuguese demonstrated military innovation with their use of body armor, matchlockmen, गन होती टाइप की, ठीक है, एंड गन्स लैंडिंग फ्रॉम देयर शिप। समझ आ गया, शिप से जो है, ठीक है। तभी हम देखें इनकी जो नेवल पावर थी वो मतलब शिप से ये गोले दागते थे, समझ आ गया, और अच्छे इनके क्या थे, शिप्स थे, तो जिससे कि उनकी नेवल पावर बढ़ी। मैरीटाइम टेक्निक्स, the Portuguese excelled in maritime techniques with their heavily constructed multi-decked ship, मतलब कई जो है माले होते थे, डिजाइन टू विथस्टैंड अटलांटिक गेल्स। गेल्स मतलब होता है जो है तुम्हारा तेज आंधी तूफान, और जो जैसे हम देखते हैं कि हम कह सकते हैं कि जैसे हेल स्टॉर्म टाइप के जिस तरह से हैं, तो उसको वो झेल सकते थे। अलाउड फॉर हैवियर आर्मामेंट। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। तो हम देखेंगे शिप बिल्डिंग एक्टिविटी में, ठीक है, पोर्चुगीज का कोई सानी था नहीं, मतलब उनके टक्कर का नहीं था कोई। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। ये चीज थी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, देयर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ठीक है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रॉयल आर्सेनल्स एंड डॉकयार्ड्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ रेगुलर सिस्टम ऑफ पायलट्स एंड मैपिंग वर नोटेबल कंट्रीब्यूशन। समझ आ गया, तो उनका ये था। रिलीजियस पॉलिसीज, द पोर्चुगीज अराइव्ड इन द ईस्ट विद अ ज़ील टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी एंड परसिक्यूट मुस्लिम्स। उन्होंने मुस्लिम्स को सजाएं दी, ठीक है ना। दे वर इनिशियली टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज बट बिकेम इंटॉलरेंट ओवर टाइम। समझ आ गया, ठीक है ना। बाद में क्या है, हिंदुओं के खिलाफ भी ये हो गए थे। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के प्रति जो है, लोगों में क्या हुआ, इस यूरोपियन पावर्स के प्रति एक घृणा बढ़ गई थी। एग्रीकल्चरल इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। The Portuguese played a key role in transforming Indian agriculture and cuisine by introducing several crops from the Americas, including chilies, potatoes, tomatoes, cashew nuts, pineapple, papaya, etc. These crops became deeply integrated into Indian food habits and farming practices. बात समझ आ गई, ठीक है ना। टमाटर समझ आ गया, कैशू, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस की, तो जिससे कि क्या लोकल क्यूजीन में फर्क पड़ा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो कल हम चलेंगे एडवेंट ऑफ द डच पे। समझ आ गया, कुछ समझ आया, ठीक है। कि तुम्हें क्या एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो बोलेगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज लगाओ गवर्नर को। तो सबसे पहले गवर्नर कौन था, वास्को दा गामा। समझ आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, फिर अल्फांसो, आम ध्यान रखना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फिर उसके बाद नीरो डी कुना।
मेरी बात समझ, सबके टाइम पे क्या क्या चीजें हुई ये तुमने ध्यान रखना है, ये तुम्हें स्लाइड्स मिल जाएंगी। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम देखेंगे एडवेंट ऑफ द डच। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये चीजें। डच कौन हुए? डच कौन हुए? हॉलैंड, बिल्कुल सही। जो हाँ उसको बोलते हैं ना हॉलैंड, आज उसका नया नाम है नीदरलैंड, वो हुए डच। इज इट क्लियर? और डेन्स कौन होंगे? डेनमार्क के लोग। डेन्स कौन होंगे? डेनमार्क। तो ये वही डच है, हॉलैंड के लोग। उससे पुराना नाम क्या था इसका? हॉलैंड था, डच। इज इट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इतने